गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए बीए फाइनल का एक टॉपिक है भारतीय जो संविधान है उसकी पृष्ठभूमि से पहले का 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, 1935 भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, ये जो 1919 और 1935 वाला है ये आपके सिलेबस में डाला गया है। तो इससे समझने के लिए पहले अपन एक और पढ़ लेते हैं 1909 वाला, वो आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ वैसे ही, फिर ये आपको जल्दी समझ में आएगा 1919 वाला। यानी 1909 वाला पार्लियामेंट जो अधिनियम था वो क्या था कि 1909 में आपको पता हुआ कि इस समय यानी 1909 पार्लियामेंट अधिनियम जब लेके आई है तो 1857 की क्रांति हो चुकी थी। धीरे धीरे अंग्रेज स्वायत्तता की मांग कर रहे थे। तभी इन्होंने क्या किया, एक नीति लेके आए अंग्रेज कि फूट डालो राज करो की नीति। कौन सी नीति? फूट डालो राज करो की नीति। जिससे उन्होंने सोचा कि अब हमें जितना जो क्षेत्र है वो मिल जाए, जितना पैसा मिल जाए वो बढ़िया है। ठीक है, फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण ये करते हुए सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जो मुसलमान थे उनके लिए पृथक निर्वाचन की मांग कर दी। भी जिस प्रकार आज हमारे गांव में कोई सरपंच बनता है, ठीक है, कोई पंच बनता है, कोई भी प्रधान बने, कुछ भी बने, भी जैसे देश का प्रधानमंत्री क्यों ना बने, तो भारत का प्रधानमंत्री एक गांव का सरपंच है, एक तहसील का प्रधान है। तो अब उसमें क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया कि पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। भी मुसलमान जो लोग हैं ना वो अपना जो अध्यक्ष चुनेंगे वो अलग चुनेंगे। ठीक है, तो 1909 क्या लेके आया कि पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। अब पृथक निर्वाचन की जब व्यवस्था कर दी तो लोग, स्वाभाविक सी बात है कि एक गांव में अगर पृथक निर्वाचन होंगे तो दो प्रकार की विचारधाराएं सामने आएंगी ना। तो दो प्रकार की विचारधाराएं जब सामने आई तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि भारत में पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के विभाजन की नींव यहीं से पड़ी है, ये कह सकते हो आप लोग। क्योंकि अगर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग नहीं होती तो उनको पता ही नहीं चलता, वो न तो पाकिस्तान की मांग करते न कोई मुस्लिम लीग की स्थापना करते। क्योंकि 1906 में तो मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी। तो इन्होंने सोचा कि भाई अब बढ़िया काम है, भाई आग जल रही है, अब इसमें अगर पेट्रोल डाल देंगे तो आग और बढ़िया जलेगी। तो 1909 के अंदर पार्लियामेंट अधिनियम जब लेके आए तो इन्होंने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। अब पृथक निर्वाचन की जब व्यवस्था की तो बताते हैं कि पाकिस्तान के विभाजन की नींव यहीं से पड़ती है। क्योंकि मिंटो ने तो खुद कहा था, मिंटो ने एक पत्र में खुद कहा था कि हम एक ऐसी फसल बो रहे हैं, यानी हम एक ऐसा बीज बो रहे हैं जिसकी फसल है वो बहुत, मतलब उसका फसल है वो बहुत देर बाद आएगी, जिसका रिजल्ट है ना वो बहुत ही भयंकर निकलने वाला है। हम ऐसे नागदंत बो रहे हैं जो कि क्या उगलेगा, सिर्फ और सिर्फ जहर उगलेगा, और वर्तमान में भी घोल ही रहा है बेचारा भी। यानी को ये जड़ तो यहीं पे है ना इस चीज़ की। तो इन्होंने फिर एक गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक व्यक्ति की नियुक्ति की थी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की। वो अच्छा काम भी किया था अंग्रेजों ने। उसके बाद 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ये 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम क्या था कि आपको पता होगा कि इसी समय भारत में क्या हुआ था कि एक भारत में सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक रोलेट एक्ट कानून पारित हुआ था। ठीक है, सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में कानून पारित हुआ था, रोलेट एक्ट, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी अपील, बिना किसी दलील, बिना किसी वकील गिरफ्तार कर लेते थे और उसे जेल में डाल देते थे। रोलेट एक्ट, उसी समय भारत के अंदर अनेकों प्रकार के कानून बन रहे थे। ठीक है, तो दूसरी बात, इसी समय कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। अब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो अंग्रेजों को यह आभास हो रहा था कि ये पूर्व के जो देश हैं ये कहीं ना कहीं धुरी राष्ट्रों से न मिल जाए जाके, या धुरी राष्ट्र इनके ऊपर अपना हस्तक्षेप न जमा ले। तब इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया, कुछ चीज़ें देनी शुरू कर दी, कुछ सहायता देनी शुरू कर दी अंग्रेजों को। वो क्या हुआ, सबसे पहले नंबर एक क्या था कि सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या किया कि यहाँ पर प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया। प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया। भाई द्वैध शासन का जो अर्थ होता है ना, देखिए द्वैध शासन, इसका अर्थ होता है दोहरा शासन। द्वैध शासन का अर्थ क्या होता है? दोहरा शासन। और इसका जनक माना जाता है लियोनिस कार्टिस को। किसे माना जाता है?
लियोनिस कार्टिस को। ठीक है भाई, यानी प्रांतों में द्वैत शासन लागू हो गया। द्वैत शासन का अर्थ होता है दोहरा शासन, यानी एक तरफ तो कंपनी का शासन और दूसरी तरफ राजा का शासन। राजा ब्रिटिश कंपनी कर वगैरह लागू करेगी, राजा उन पैसों को इकट्ठा करेगा, राजा जनता से राजा भी पैसे लेगा, ब्रिटिश कंपनी भी पैसा लेगी, और राजा से पैसा कौन लेगा, फिर ब्रिटिश लेंगे। तो इस प्रकार से दोहरा शासन। ठीक है। नंबर 2 देखिए, जो 1909 में अंग्रेजों ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की थी ना, वो यहाँ आकर इन्होंने सिखों के लिए, यूरोपियों के लिए, एंग्लो इंडियनों पर भी लागू कर दी। यानी प्रांतों में द्वैत शासन यहाँ पे आ गया। सिखों, यूरोपियों, एंग्लो इंडियन जो पृथक निर्वाचन जो व्यवस्था थी ना, जो पहले केवल और केवल मुसलमानों के लिए थी, अब वो किसके लिए लागू कर दी? सिखों के लिए, यूरोपियों के लिए और एंग्लो इंडियनों के लिए। ठीक है। तीसरा देखिए, यहाँ पर जो विधान परिषद जो हुआ करती थी उसको निम्न सदन व उच्च सदन में विभाजित कर दिया। ठीक, यानी जो विधान परिषद हुआ था वर्तमान में नहीं है क्या, हमारे निम्न सदन लोकसभा को बोलते हैं, उच्च सदन अपन राज्यसभा को बोलते हैं, वो यहीं से निकल कर आया। जो विधान परिषद हुआ करती थी उसमें निम्न सदन व उच्च सदन को लेकर आए। और गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी ना, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी, मैंने अभी आपको 1909 में बताया था कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में इन्होंने सिर्फ एक व्यक्ति को लेकर आए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वो पहला व्यक्ति था जिसको ये लेकर आए। ठीक है। अब क्या हुआ कि 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड लेके आए ना अधिनियम, तो यहाँ पर क्या कर दिया कि जो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी उसमें पहले एक व्यक्ति था, अब 2 बढ़ा दिए, तो कितने हो गए कुल? 3। यानी गवर्नर जनरल की काउंसलिंग में कितने व्यक्तियों को लेकर आ गए? अब ये 3 व्यक्तियों को लेकर आ गए। तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में कितने सदस्य हो, कितने भारतीय हो गए? 3 हो गए। सदस्य तो बहुत सारे थे, लेकिन भारतीय कितने थे? 3। 1909 से पहले एक ही नहीं था। 1909 में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एक आ गया, 1919 में कितने आ गए? 3। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर शक्तियों का विभाजन हो गया। देखिए, शक्तियों का भी बंटवारा कर दिया इन्होंने। शक्तियाँ देखिए, शक्तियों किस प्रकार से, यानी संघ सूची व राज्य सूची, संघ सूची व राज्य सूची में इनका क्या कर दिया? भंडारण कर दिया। यानी शक्तियों का भंडार जो है वो दूर कर दिया इन लोगों ने। यानी शक्ति क्या कर दी? विभाजन कर दिया शक्तियों का संघ सूची व राज्य सूची के माध्यम से। ठीक है भाई। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया, प्रतियोगिता के लिए, यूपीएससी के लिए 1926 में ली आयोग की सिफारिश से सिविल सेवा प्रतियोगिता की शुरुआत की। सिविल सेवा प्रतियोगिता की क्या की? शुरुआत की। ठीक है। यानी 1926 में ली आयोग की सिफारिश से इन्होंने क्या किया? सिविल सेवा आयोग की स्थापना की। इसके बाद नरेंद्र मंडल की स्थापना की। नरेंद्र मंडल की स्थापना, ये नरेंद्र मंडल क्या था? ये जो देशी राजा होते थे ना, देशी राजाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए, इन्होंने किसकी स्थापना की? नरेंद्र मंडल की स्थापना की। यानी 1926 में इन्होंने क्या किया? नरेंद्र मंडल की क्या की? स्थापना की। उसके बाद इन्होंने क्या किया? देखिए, ये लाइन बहुत अच्छी है। यानी इसने क्या किया? केंद्र के अलावा अब राज्य भी है ना, राज्य वो अपना क्या बना सकते हैं? स्वयं का बजट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? स्वयं का बजट बना सकते हैं। यानी केंद्र के अलावा अब राज्य भी अपना क्या बना सकते हैं? बजट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? बजट बना सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि जो आपको पता होगा, मैंने आपको एक दिन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाया था। 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट मैंने आपको पढ़ाया था, तब मैंने आपको कहा था कि बंगाल, मद्रास और बम्बई, इनके तीनों की जो शक्तियाँ थी ना, वो ख़त्म करके कितनी कर दी? एक बंगाल की। तो वहाँ पर केंद्रीकरण की प्रवृत्ति आई थी।
तो अब जो केंद्रीकरण की बजाय, अब देखिए आपको मैंने बताया था, अभी इस लाइन में लिखा था कि यहाँ पर क्या कर दिया गया, शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। शक्तियों का बंटवारा कर दिया ना, शक्ति कितने भागों में आ गई, एक तो संघ सूची में आ गई, दूसरी यहाँ पे जो राज्य सूची, तो नाम उसका नहीं था लेकिन प्रांतीय सूची उस समय बोला जाता था, प्रांतीय सूची। यानी शक्ति देखो, अगर संघ में होती, सारी की सारी शक्ति अगर संघ में होती तो शक्ति का केंद्रीकरण था ही, यानी एक व्यक्ति में। लेकिन 1919 में इन्होंने क्या किया, जो शक्तियाँ थी उसको कुछ हिस्से में किस में बांट दिया, प्रांतीय सूची में बांट दिया ना, शक्तियों का विभाजन हो गया। अब जहाँ पर शक्तियों का विभाजन होगा वहाँ क्या आ जाएगा, विकेंद्रीकरण आ जाएगा। तो आपको पता होगा कि सत्ता का केंद्रीकरण तो होता है 1773 में, यानी सारे की सारी शक्ति वो एक हाथ में। और सत्ता का विकेंद्रीकरण अंग्रेजों ने कौन से अधिनियम के माध्यम से किया, तो 1919 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के माध्यम से, ठीक है। इसके पश्चात आता है 1935 भारत स्वतंत्रता अधिनियम, 1935 भारत स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। 1935 भारत स्वतंत्रता अधिनियम देखिए क्या है, 1935 भारत स्वतंत्रता अधिनियम। सबसे पहले एक बात देखो, देखिए भारत है ना, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, ठीक। 26 जनवरी 1950 को भारत देश का संविधान लागू हुआ, ठीक है ना। यानी 15 अगस्त 1947 को तो भारत आज़ाद हो ही गया था, और 26 जनवरी 1950 का भारत का क्या हुआ, संविधान लागू हुआ। अब ये जो टाइम है बीच का, मतलब लगभग 3 साल का समय आ गया। तो इन 3 सालों में जो भारत का शासन चला था वो किस अधिनियम के तहत चला था, ये प्रश्न आता है कई बार एग्जाम में। यानी भारत 1947 में तो आज़ाद हो गया, अब आज़ाद हो गया इट मीन्स खुद की सत्ता आ गई ना। और अब क्या होगा, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होगा, और संविधान लागू होने के बाद भारत का संविधान अब चल रहा है अकॉर्डिंग टू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो जो 3 साल का समय था 47 से 50 का, उस समय भारत का संविधान किस के अकॉर्डिंग चला, किसने चलाया, तब नाम आता है किसका, 1935 भारत स्वतंत्रता अधिनियम का, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन 3 सालों में जो भारत का शासन चला था ना, वो इस अधिनियम के तहत चला था, भी इस प्रकार से चलाना है। और भारत का 1935 भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो है ना, ये सबसे बड़ा ये जितने भी बने ना, 1773 वाला, फिर 1784, 83, 85, 88 जितने भी ये बने चार्टर अध्यक्ष है, जितने भी बने वो क्या है, इन सब में ये सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत, ठीक है, वह सबसे ज़्यादा महत्व वाला था। कौन सा, 1935 भारत स्वतंत्रता अधिनियम। नंबर 2, भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना में, देखिए भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना में, भारत की उत्तरदायी सरकार जो बनी थी ना भारत में, उत्तरदायी का अर्थ क्या था जानते हो क्या, उत्तरदायी होता स्वयं की सरकार। जैसे नेहरू बना था ना भारत में प्रधानमंत्री पहला, तो नेहरू कौन है, इंडियन है ना वो, तो इंडियन होगा तो भारत में खुद की सरकार बनी कि नहीं बनी। अब इंडियन के नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा के बाद राजीव के बाद विश्वनाथ, जो प्रधानमंत्री वर्तमान मोदी है, तो ये भारत के ही है ना। तो भारत में उत्तरदायी सरकार की क्या बन गई, स्थापना। यानी भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना में, भारत की उत्तरदायी सरकार की स्थापना में जो मील का पत्थर साबित हुआ था वो कौन सा था, भारत 1935 भारत स्वतंत्रता अधिनियम। यानी ऐसा मान सकते हो कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना कराने में जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1935 था वो मील का पत्थर साबित हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए ये सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत, तो इसमें बताते हैं कि 321 तो आर्टिकल्स थे, ठीक है, और इसमें 10 क्या थी, अनुसूचियाँ थी भी, क्या थी, 10 से अनुसूचियाँ थी, ठीक है। नंबर 4, इसके अंतर्गत बर्मा को भारत से क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। बर्मा को भारत से क्या कर दिया गया, उस समय बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, ठीक है। इसमें क्या हुआ, एक तीसरी अनुसूची जोड़ी गई। पहले तो आपको मैंने बताया था जैसे संघ सूची, ठीक है, संघ सूची में उस समय 59 विषय थे। उसके बाद प्रांतीय सूची या राज्य सूची 1935 के समय इसमें 56 विषय थे। और तीसरी सूची जो अब जोड़ी जाएगी वो कौन सी है, समवर्ती सूची, इसमें कुल 36 यानी 36 विषय थे। इधर देखिए सारे
कि अभी मैंने आपको बताया था 1919 वाला, ठीक है ना, यानी 1909 में सिर्फ 2 कार्य होते हैं, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन और गवर्नर जनरल की कार्यकारी में एक व्यक्ति सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, 2 याद रख लोगे। 1919 में क्या हुआ कि जो मुसलमान थे ना, उनके अलावा सिखों, यूरोपियों और एंग्लो इंडियनों को दे दिया, और संघ सूची और प्रांतीय सूची में शक्तियों का विभाजन और सत्ता का विकेंद्रीकरण। यहाँ पर क्या होगा कि संघ सूची, प्रांतीय सूची के अलावा एक तीसरी सूची और जोड़ दी गई, उस सूची का क्या नाम है, समवर्ती सूची। तो इसमें संघ सूची में कितने विषय, 59, इसमें कितने 56, और समवर्ती में कितने 36 यानी 36 विषय, ठीक है ना। तो सत्ता का एक प्रकार से और शक्तियाँ जुड़ गई ना इसमें। नंबर 6, यहाँ पर महान्यायवादी व महाधिवक्ता का पद सृजित हुआ, महाधिवक्ता का पद सर्जित हुआ, ठीक है। उसके बाद नंबर 7, संघीय रेलवे प्राधिकरण, संघीय रेलवे प्राधिकरण बोर्ड की स्थापना हुई, बोर्ड की स्थापना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में हुई, संघीय न्यायालय की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना जो कहाँ पर होती है, दिल्ली में। अंग्रेजों के द्वारा कहाँ की जाती है, कलकत्ता में, दिल्ली में, ठीक है। इधर देखिए सारे, यानी 1935 भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना में मील का पत्थर, सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत 321 आर्टिकल्स, अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इसमें सूचियाँ शक्तियों को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया, 59, प्रांतीय में 56, समवर्ती में 36। महान्यायवादी व महाधिवक्ता का पद सृजित किया गया। संघीय रेलवे प्राधिकरण बोर्ड की स्थापना की गई। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। यहाँ पर क्या होगा कि जो 1919 में प्रांतों में जो द्वैध शासन लगाया था ना अपनों ने, प्रांतों में द्वैध शासन को क्या कर दिया गया, प्रांतों में द्वैध शासन को हटा दिया गया, प्रांतों में द्वैध शासन क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। जबकि केंद्र में द्वैध शासन बना रहा, द्वैध शासन बना रहा, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन देखते हैं तो 1935 वाला जो अधिनियम है, इसके अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी, प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी, यानी प्रांतीय जो स्वायत्तता होती थी वो क्या कर दी, लागू कर दी। इसके बारे में इसमें प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी, प्रांतों के अंदर जो द्वैध शासन लगा हुआ था उसको समाप्त कर दिया, ठीक है। प्रांतें अपने आप में स्वतंत्र हो गई, अपने खुद का बजट बना सकती थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो आर्टिकल्स था, जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम था, ये भारत में लगभग अपने आप में एक स्वतंत्रता का आगाज लेकर आया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तकरीबन हमारा एक तरफ से संविधान बन रहा था। और एक और बता देता हूँ आपको मैं कि भारत का जो संविधान बना ना 1950 में, जो भारत का संविधान बना था, उसका लगभग बहुत सारा हिस्सा यहीं से लिया गया है। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ से जो चीज़ें ना वो भारतीय संविधान में डाली गई है। तो भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए, भारत में संविधान निर्माण के लिए और भारत में स्वतंत्रता स्थापित करने में भारत सरकार अधिनियम 1935 वाला ये अपने आप में एक अच्छी संदेश लेके आया था और ये आपके सिलेबस में था, इसलिए आपको पढ़ाया गया है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।